हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपने जीवन में और भी ज्यादा बेहतर कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम थर्ड सेमेस्टर के एक नए सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और उस सब्जेक्ट का नाम है ट्रिपल EM यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल। तो आइए जानते हैं कि इस सब्जेक्ट में आपको कितने नंबर ऑफ आपको चैप्टर पढ़ने हैं और उस चैप्टर में आपको कौन कौन से डिटेल्स टॉपिक आपको कवर कराए जाएंगे। तो आइए समझते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं तो इस सब्जेक्ट में आपको टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं 8, यानी कि कुल आपको 8 चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो आपका होगा क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है? क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है इंजीनियरिंग मटेरियल का। किस बेस पे आपको पढ़ना होगा? ये आपको पढ़ना होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर और एनर्जी बैंड के बेस पे आपको इंजीनियरिंग मटेरियल के आपके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें आप कंडक्टिंग मटेरियल, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल एंड इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर इसके बाद से आपका दूसरा चैप्टर आता है कंडक्टिंग मटेरियल, सेम वही जो आपने क्लासिफिकेशन किया था। फिर उसके बाद से उन सभी चैप्टर को आपको बारी बारी से पढ़ना होगा। सेकंड चैप्टर है आपका कंडक्टिंग मटेरियल। थर्ड चैप्टर जो आपका है वो है आपका रिव्यू ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल, यानी कि सेमी कंडक्टर मटेरियल की आपको समीक्षा करना होगा, यानी कि रिव्यू करना होगा। चौथा चैप्टर का है, चौथा चैप्टर आपका है इंसुलेटिंग मटेरियल और उसके जनरल प्रॉपर्टीज, यानी कि इंसुलेटिंग मटेरियल कौन कौन से होंगे और उस इंसुलेटिंग मटेरियल के जनरल प्रॉपर्टीज आपके कौन कौन से होंगे। फिर उसके बाद से पांचवा जो चैप्टर आपका आएगा वो आएगा इंसुलेटिंग मटेरियल एंड देयर एप्लीकेशन। इंसुलेटिंग मटेरियल कौन कौन से होंगे और उनके एप्लीकेशंस के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, यानी कि बहुत सारे मटेरियल्स आपके दिए होंगे, उनके एप्लीकेशंस के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। छठा चैप्टर है आपका मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में आपको पढ़ना है। सातवां चैप्टर है आपका कुछ स्पेशल टाइप के मटेरियल्स होंगे, उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा इस चैप्टर में। और इस सब्जेक्ट का लास्ट जो चैप्टर होगा वह है आपका मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स के लिए आपको कौन कौन से मटेरियल्स आपको पढ़ने होंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले नंबर आपका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको बताया कौन कौन से आपको टॉपिक्स पढ़ने होंगे। तो इसमें आपको सिर्फ एक तरीके से देखा जाए तो आपको दो क्लासिफिकेशन के बेस पे आपको सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इसके बेस पे तो ध्यान से समझना है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है। किस में? तो आपको पढ़ना है कंडक्टिंग मटेरियल के रूप में, सेमी कंडक्टिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में आपको पढ़ना है। किस बेस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे? तो आपको कहना है कि सर आप जो क्लासिफिकेशन कराएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एनर्जी बैंड की बेस पे आपको जो है क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे कराया जाएगा। साथ में आपको यह भी आपको समझना है कि एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं, एनर्जी बैंड्स कितने कितने हैं, आपके एनर्जी बैंड्स क्या है, एनर्जी बैंड्स के कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपका बहुत ही इजी, बहुत ही आसानी वे में आपको, बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद से आपका सेकंड जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ना है कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज आप पढ़ोगे कंडक्टिंग मटेरियल की इंट्रोडक्शन, यानी कंडक्टिंग मटेरियल क्या होता है। फिर इसके बाद से आपको पढ़ना है रेजिस्टेंस क्या होता है, यानी कि प्रतिरोध क्या होता है, और प्रतिरोध को अफेक्ट करने वाले कारक के बारे में आपको पढ़ना होगा, यानी कि प्रतिरोध को कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर आपको यहाँ पे दिए गए हैं आपके सिलेबस में? यहाँ पे आपको जो सिलेबस में फैक्टर दिए गए हैं, एक तो एलॉइंग दिया गया है, यानी कि मिश्र धातु किस प्रकार से रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। दूसरा आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका जो है किस प्रकार से रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। फिर इसके बाद से जो तीसरा टॉपिक आपका यहाँ पे है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल एज लो रेजिस्टिविटी एंड हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल एंड लो रेजिस्टेंस मटेरियल, यानी कि जो आपका कंडक्टिंग मटेरियल है उसका क्लासिफिकेशन आपको करना होगा। किस क्लासिफिकेशन को आपको यहाँ पे पढ़ना है? आपके दो क्लासिफिकेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका लो रेजिस्टिविटी, यानी कि लो प्रतिरोधकता, और दूसरा आपको यहाँ पे पढ़ना है हाई प्रतिरोधकता वाले मटेरियल आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। और इसके बाद से आपका है लो प्रतिरोध मटेरियल्स। अब कौन कौन से मटेरियल्स आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे? सबसे पहला मटेरियल जो आपके सिलेबस में आपको पढ़ने के लिए दिया गया है वो है आपका कॉपर। कॉपर के बाद आपको पढ़ना होगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आपको पढ़ना होगा स्टील के बारे में। अब कॉपर में कौन कौन से आपको चीजें पढ़ना है? तो कॉपर आपको पता है एक तरीके से कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के बारे में आपको जनरल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है। तो जनरल प्रॉपर्टीज एज कंडक्टर, ये जो आपका कॉपर दिया गया है कंडक्टर के रूप में, इसके जनरल प्रॉपर्टीज को आपको पढ़ना है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना होगा? सबसे पहले कॉपर की रेजिस्टिविटी, यानी कि प्रतिरोधकता कितनी होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में आपको पढ़ना होगा, तापमान गुणांक के बारे में आपको समझना होगा। कॉपर की डेंसिटी कितनी होती है, इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ड ड्रॉन एंड एनील्ड कॉपर। हार्ड ड्रॉन कॉपर क्या होता है? ऐसे कॉपर जिसे गर्म करके, यानी कि कठोर गर्म करके एक तरीके से कठोर खींचे गए, जैसे मान लो कोई कॉपर है, कॉपर को उसे खींच दिया गया हो, तो उस खींचे गए कॉपर की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी। या फिर एनील्ड कॉपर, यानी कि फ्लेक्सिबल कॉपर, यानी कि सॉफ्ट कॉपर जो होंगे, फिर फ्लेक्सिबल कॉपर होंगे, उनकी जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। फिर उसके बाद से आपको पढ़ना है कोरोजन, यानी कि संक्षारण क्या होता है कॉपर का। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, संपर्क प्रतिरोध क्या होता है कॉपर का।
एंड लास्ट में आपको पढ़ना है एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी कि कॉपर का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में क्या क्या एप्लीकेशन यानी कि क्या क्या अनुप्रयोग आपको देखने को मिलते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। फिर इसके बाद से आपका जो दूसरा मटेरियल आपके सिलेबस में दिया गया है वो है एल्यूमिनियम। इसके बारे में दिया गया है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में सेम आपको कॉपर की तरह ही पढ़ना है, बस इसमें आपको एक टॉपिक और ऐड कर दिया गया है, वो है सोल्डरेबिलिटी। आपने देखा होगा कि सोल्डर किया जाता है, यानी कि मान लो कोई दो तारों को आपस में जोड़ना होता है इलेक्ट्रिकल में, तो क्या कर दिया जाता है, सोल्डरिंग कर दिया जाता है। तो उसी सोल्डरिंग के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, एल्यूमिनियम में। बाकी सेम बाकी सारे के सारे जितने टॉपिक है एल्यूमिनियम आपके कॉपर की तरह ही है। उसके बाद से जो नेक्स्ट आपका मटेरियल पढ़ना है वो है स्टील। स्टील में क्या पढ़ना है आपको, स्टील का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। उसके बाद से आपको जो है एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में स्टील के एप्लीकेशन पे क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। क्लियर। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है इंट्रोडक्शन टू बंडल कंडक्टर। अब बंडल कंडक्टर क्या होता है, बंडल कंडक्टर क्या होता है, बंडल कंडक्टर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, बंडल कंडक्टर के मेरिट क्या होते हैं यानी कि एडवांटेज क्या होंगे, बंडल कंडक्टर के डीमेरिट यानी कि डिसएडवांटेज क्या होंगे, मेरिट डिसएडवांटेज क्या होंगे, और बंडल कंडक्टर के कौन कौन से एप्लीकेशंस होंगे, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। क्लियर। उसके बाद से आ जाओ लो रेजिस्टिविटी कॉपर एलॉयज, यानी कि कम प्रतिरोधकता वाले कॉपर मिश्र धातु, कम प्रतिरोधकता वाले कॉपर मिश्र धातु आपको पढ़ना है। जैसे कि कौन कौन से मिश्र धातु आपको यहाँ पे पढ़ना है, ब्रास यानी कि पीतल के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है, ब्रोंज यानी कि कांस्य के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर उसके बाद से दियर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस विथ रीजंस फॉर द सेम, यानी कि उनके व्यवहारिक अनुप्रयोग और कारण आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। यानी कि ये जो लो प्रतिरोधकता वाले कॉपर इनकी ये जो कॉपर मिश्र धातु है इनकी लो प्रतिरोधकता होती है, ये किस कारण से होती है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो इसके बाद से आपको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल मेटल्स, यानी कि कुछ आपके स्पेशल मेटल्स होंगे उनके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना होगा। कौन कौन से स्पेशल मेटल्स हैं आपके, जैसे कि आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इन सब मेटल्स के बारे में आपके जो है एप्लीकेशंस के बारे में इनके पढ़ने हैं। उसके बाद से आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स एंड दियर एप्लीकेशंस, यानी कि उच्च प्रतिरोधकता वाले कौन कौन से मटेरियल्स होंगे और उनके क्या क्या एप्लीकेशंस होंगे उनके बारे में आपको पढ़ना है। कौन कौन से आपके मटेरियल्स दिए गए सिलेबस में, सबसे पहला मटेरियल आपका दिया गया है मैग्नीन, उसके बाद से आपका दिया गया है कॉन्स्टेंटन, फिर नाइक्रोम, मरकरी, प्लेटिनम एंड कार्बन एंड टंगस्टन। इन सभी मटेरियल्स जो दिए गए हैं आपके हाई रेजिस्टिविटी होते हैं, किस कारण से हाई रेजिस्टिविटी होता है इनका, और इनके इंजीनियरिंग लाइफ में क्या एप्लीकेशंस होते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे। फिर उसके बाद से इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक होगा वो आपका होगा सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं एंड दियर एप्लीकेशन, उस सुपर कंडक्टर के कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर आपको पर्टिकुलरली पढ़ना होगा। क्लियर। अब चलते हैं अपने तीसरे चैप्टर की ओर। तीसरा चैप्टर क्या है, तीसरा चैप्टर है आपका रिव्यू ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। इस चैप्टर में आपको कौन कौन सी चीजें पढ़ना होगा, सबसे पहले आपको पढ़ना है सेमीकंडक्टर क्या होता है, जो कि आप पहले चैप्टर में ही पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना होगा सेमीकंडक्टर और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पढ़ना होगा, सेमीकंडक्टर कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं। दूसरी चीज आपको यहाँ पे कौन कौन से पढ़ने हैं, मटेरियल यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। जैसे कि कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं, जैसे कि अगर बात की जाए फॉर एग्जांपल कौन कौन से कंपोनेंट के लिए आपको मटेरियल पढ़ना है, फॉर एग्जांपल जैसे रजिस्टर्स के लिए कौन कौन से आपके मटेरियल यूज किए जाते हैं, कैपेसिटर के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं, डायोड के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं। उसी प्रकार से आपको ट्रांजिस्टर एंड इंड्यूसर के लिए ट्रांजिस्टर एंड इंडक्टर्स के लिए कौन कौन से आपके मटेरियल यूज किए जाते हैं, और उसके यहाँ पे आपको ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। उसके बाद से चौथे चैप्टर की ओर आए, चौथे चैप्टर में आपको पढ़ना है इंसुलेटिंग मटेरियल्स के जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब इंसुलेटिंग मटेरियल की जनरल प्रॉपर्टीज जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया, इसी तरीके से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो गया, थर्मल प्रॉपर्टीज हो गया, इन सभी प्रॉपर्टीज के बारे में आपके सिलेबस में दिया गया है, इन सभी प्रॉपर्टीज के बारे में ही आपको पढ़ना है। अब बात किया जाए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में आपको क्या पढ़ना है, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला जो आपको प्रॉपर्टी पढ़ना है वो है वॉल्यूम रेजिस्टिविटी, यानी कि आयतन प्रतिरोधकता आपको पढ़ना है। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, सरफेस रेजिस्टेंस, यानी कि सरफेस प्रतिरोध आपको पढ़ना है। तीसरा जो है आपका पढ़ना है डाइलेक्ट्रिक लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस किस कारण से होता है, किस इफेक्ट के कारण जो है डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर इसके बाद से नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड लास्ट है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इन सभी प्रॉपर्टी जो है आपके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पढ़ना है इंसुलेटिंग मटेरियल के। फिर इसके बाद से जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दिया गया आपका सिलेबस में वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको क्या पढ़ना है कि इसमें आपको पढ़ना है हाइग्रोस्कोपिसिटी। हाइग्रोस्कोपिसिटी को हिंदी में कहते हैं
आर्द्रता ग्रहिता, क्या कहते हैं हिंदी में, इसे हिंदी में कहा जाता है आर्द्रता ग्रहिता, आर्द्रता ग्रहिता। यानी कि कोई भी आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है वो कितना आर्द्रता ग्रहण कर सकता है, इसके बारे में उसके बाद से आपका है टेंसाइल, यानी कि किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल की तन्य क्षमता टेंसाइल क्षमता कितनी होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल की कंप्रेसिव कहते हैं संपीड़न क्षमता कितनी होती है, संपीड़न क्षमता कितनी होती है। फिर उसके बाद से किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल की अब्रेसिव रेजिस्टेंस यानी कि घर्षण प्रतिरोध, अब्रेसिव का मतलब यहाँ पे है घर्षण प्रतिरोध कितना होता है, घर्षण प्रतिरोध क्या कहेंगे, किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल का घर्षण प्रतिरोध कितना होता है, और किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल की भंगुरता क्या होती है, ब्रिटलनेस कितना होता है, भंगुरता, ठीक है, ब्रिटलनेस कितनी होती है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है इंसुलेटिंग मटेरियल के फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज आपका आता है थर्मल प्रॉपर्टीज में आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, सबसे पहला आपका प्रॉपर्टीज पढ़ना है हीट रेजिस्टेंस यानी कि उष्मा प्रतिरोध। दूसरा प्रॉपर्टी जिसमें आपको दिया गया है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू परमिसेबल टेम्परेचर राइज, यानी कि अनुमेय तापमान वृद्धि के अकॉर्डिंग जो है आपका जो है इस इंसुलेटिंग मटेरियल के क्लासिफिकेशन के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। फिर इसके बाद से जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ओवरलोडिंग ऑन द लाइफ ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है तो उसका ओवरलोडिंग के कारण उसके लाइफ स्पैन पे, उसके जीवन काल पे क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर इसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा इंक्रीज इन रेटिंग विथ द यूज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैविंग हाइयर थर्मल स्टेबिलिटी। हाइयर थर्मल स्टेबिलिटी के कारण जो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है उनकी रेटिंग में इंक्रीज, उनके यूज के साथ उनकी रेटिंग में इंक्रीजमेंट को आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर उसके बाद से थर्मल प्रॉपर्टीज में जो आपको लास्ट पढ़ना होगा ये थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है एंड इलेक्ट्रोथर्मल ब्रेक डाउन इन सॉलिड डाइलेक्ट्रिक में आपको इलेक्ट्रोथर्मल जो है ब्रेकडाउन के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। ये जो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल के थर्मल प्रॉपर्टीज सारे हैं, इस सभी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना होगा। फिर इसके बाद से जो नेक्स्ट आपका इंसुलेटिंग मटेरियल का प्रॉपर्टीज है वो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको ये पढ़ना है किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल की सॉल्युबिलिटी कितनी होती है, घुलनशीलता कितना होता है, केमिकल रेजिस्टेंस यानी कि आपका जो रासायनिक प्रतिरोध कितना होता है, एंड वेजेबिलिटी कितनी होती है, ठीक है। इसके बाद से आपका इंसुलेटिंग मटेरियल में जो लास्ट टॉपिक आपका दिया है, लास्ट प्रॉपर्टी आपका दिया गया है मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आपको पढ़ना है किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल का मैकेनिकल स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका टेंसाइल स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, ये सारी चीजें आपको जो है इस पार्टिकुलर चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है। अब चलते हैं अपने पांचवें चैप्टर की ओर। पांचवें चैप्टर क्या है, तो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल के एप्लीकेशंस के बारे में है। अब कौन कौन से इंसुलेटिंग मटेरियल आपको एप्लीकेशन पढ़ना होगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको सबसे पहले आपको पढ़ना है प्लास्टिक एक प्रकार से आपका इंसुलेटिंग होता है, आप सभी को पता है इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। अब ये जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक की डेफिनेशन, प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। प्लास्टिक के प्रकार के बारे में बात की जाए तो प्लास्टिक आपके दो प्रकार से आपको पढ़ना है। एक तो पढ़ना है आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है भाई, दो प्रकार से आपको पढ़ना है। पहला टाइप कौन सा हो जाएगा आपको, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपको पढ़ना है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपको पढ़ना है। और सेकंड जो आपको टाइप पढ़ना है वो है आपको थर्मोप्लास्ट प्लास्टिक। कौन सा है, थर्मोप्लास्ट प्लास्टिक, ठीक है भाई। दो आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन, आपको दो तरीके से प्लास्टिक के क्लासिफिकेशन आपको पढ़ने हैं। अगर आपको बात की जाए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में कौन कौन से आपको मटेरियल्स आपको पढ़ने होंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मटेरियल में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड में रेजिन्स में आपको पढ़ना होगा बेकेलाइट के बारे में। इसके बारे में आपको पढ़ना है, बेकेलाइट के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा आपका जो मटेरियल है एमिनो रेजिन्स में आपको दो चीजें पढ़ना है, एक तो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड आपको पढ़ना है, उसके बाद से आपको पढ़ना है मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड। क्या पढ़ना है, मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड के बारे में आपको पढ़ना है। तीसरा है आपका एपॉक्सी रेजिन्स के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। और ये तीनों के तीनों मटेरियल्स जो आपके दिए गए हैं, जैसे कि आपका फिनोमिल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स दिया गया है, एमिनो रेजिन्स दिया गया है और आपका एपॉक्सी रेजिन्स दिया गया है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनके क्या इंपॉर्टेंट
प्रॉपर्टीज होती है और इनके क्या एप्लीकेशंस होते हैं, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आपका थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल में आपको पढ़ना होगा पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी के बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद से आपको पॉलीथिलीन के बारे में आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद से सिलिकॉन्स के बारे में आपको पढ़ना है। इन सभी के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होंगे और इन सभी के एप्लीकेशंस क्या होंगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो पहला आपको इंसुलेटिंग मटेरियल में आपको पढ़ना है प्लास्टिक, फिर प्लास्टिक के टाइप और उन टाइप में कौन कौन से मटेरियल्स आपको पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरा आपका जो मटेरियल पढ़ना होगा, कौन कौन से मटेरियल आपको पढ़ने होंगे। दूसरे टॉपिक में आपका दिया गया है नेचुरल इंसुलेटिंग मटेरियल्स। कौन सा दिया गया है, नेचुरल इंसुलेटिंग मटेरियल्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। इस नेचुरल इंसुलेटिंग मटेरियल के आपको प्रॉपर्टीज पढ़ने होंगे और इसी के आपको जो है एप्लीकेशंस आपको पढ़ने होंगे। तो कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स आपको दिए गए हैं सिलेबस में। तो सबसे पहला आपका मटेरियल दिया गया है माइका। तो माइका के बारे में पढ़ना है, माइका से जो भी प्रोडक्ट आपके बनते हैं उन सभी प्रोडक्ट के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, दूसरा आपका जो मटेरियल दिया गया है वो आपका दिया गया है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस क्या होता है, एस्बेस्टस एक प्रकार का आपका इंसुलेटिंग है, इसका यूज कहाँ पे होता है और इसके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। तीसरा जो आपका है सिरेमिक मटेरियल। सिरेमिक मटेरियल में आपको पढ़ना है पोर्सिलीन के बारे में। किसके बारे में आपको पढ़ना है, पोर्सिलीन, पोर्सिलीन के बारे में आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद से आपको पढ़ना है स्टेलाइट। यहाँ पे स्टेलाइट लिख गया है, इसको सही कर लेंगे, स्टेलाइट, 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 इसके बारे में आपको पढ़ना है। दो चीजें आपको यहाँ पे दिया गया है सिरेमिक मटेरियल से, इन दो मटेरियल के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। फिर इसके बाद से जो नेक्स्ट मटेरियल आपको है ग्लास एंड ग्लास के प्रोडक्ट। ग्लास और ग्लास से जितने भी बनने वाले प्रोडक्ट हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद से कॉटन, सिल्क, जूट के बारे में, पेपर के बारे में पढ़ना है। रबड़ और बिटुमन के बारे में आपको पढ़ना है। ये बिटुमन लिखा हुआ है, बिटुमन मत पढ़ना, बिटुमन है ये। ठीक है, फिर उसके बाद से जो आपका है मिनरल्स एंड इंसुलेटिंग ऑयल्स फॉर ट्रांसफार्मर, स्विच गियर एंड कैपेसिटर, इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। यानी कि ट्रांसफार्मर, स्विच गियर और कैपेसिटर के लिए मिनरल्स और इंसुलेटिंग ऑयल के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इसके बाद से हाई वोल्टेज इंसुलेटेड केबल्स के बारे में आपको पढ़ना है। हाई वोल्टेज इंसुलेटेड केबल किस प्रकार से आपके बनते हैं। उसके बाद से आपको इंसुलेटिंग वर्निसेज फॉर कोटिंग एंड इंटीग्रेशन, कोटिंग और इंटीग्रेशन के लिए जो वर्निसेज होते हैं, इंसुलेटेड वर्निसेज होते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर इसके बाद से आपको क्या पढ़ना है, इनेमल फॉर वाइंडिंग वायर्स। ये जो इनेमल होता है, इनेमल होता है, इनेमल एक प्रकार से आपका वार्निशेज हुई होता है। क्या होता है, इनेमल एक प्रकार से क्या है, इनेमल आपका एक प्रकार से वार्निशेज होता है। और आपने देखा होगा इसी वार्निशेज का आपका जो है वाइंडिंग वायर पे जो आपके कॉपर के वायर हो जाते हैं, ठीक है, इस कॉपर के वायर पे आपने देखा होगा कि इनेमल लगा हुआ था है, इसका इनेमल का वार्निशेज जो है किया गया है, इनकी एक प्रकार से लिप लगाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद से लास्ट टॉपिक जो आपका है ग्लास फाइबर स्लीव। उसके बाद से इसी पांचवें चैप्टर में जो आपका नेक्स्ट आपको मटेरियल पढ़ना है वो आपको पढ़ना है गैसियस मटेरियल के बारे में आपको पढ़ना है। गैसियस मटेरियल में आपको कौन कौन से मटेरियल पढ़ने हैं, जैसे कि एयर मटेरियल, हाइड्रोजन मटेरियल और नाइट्रोजन गैसियस मटेरियल और SF6, SF6 यानी कि सल्फर हेक्साक्लोराइड, सल्फर हेक्साक्लोराइड मटेरियल्स के बारे में आपको पढ़ना है। इनके प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगे और इनके एप्लीकेशंस क्या क्या होंगे, इनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पांचवें चैप्टर में जो मैंने आपको बताया क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे प्लास्टिक के बारे में पढ़ना होगा। प्लास्टिक के टाइप आपको पढ़ने होंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक के भी आपको कुछ प्रोडक्ट आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। फिर उसके बाद से मैंने आपको बताया कि नेचुरल आपको फिर उसके बाद से आपको बताया कि मैं आपको नेचुरल कुछ आपको इंसुलेटिंग मटेरियल आपको पढ़ने हैं। ये सारे के सारे जितने भी मटेरियल आपके नेचुरल मटेरियल है इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर लास्ट मैंने आपको बताया कि कुछ आपको गैसियस मटेरियल आपको पढ़ने हैं, जैसे कि एयर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर हेक्साक्लोराइड जैसे आपको गैसियस मटेरियल आपको पढ़ने होंगे और इनके इंपॉर्टेंस और इसके एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और उसके एप्लीकेशंस के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं अपने 6th चैप्टर की। 6th चैप्टर क्या है आपका, मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल में आपको क्या क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक मटेरियल में आपको पढ़ना है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, परमेबिलिटी क्या होती है फेरो में, उसके बाद से BH कर्व। BH कर्व को हम एक नाम से और जानते हैं जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक कर्व। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक कर्व बोलते हैं, कर्व क्या बोलते हैं, इसे मैग्नेटिक कर्व बोलते हैं, या फिर इसे ही बोलते हैं हिस्टेरिसिस कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, हम इसे बोलते हैं हिस्टेरिसिस कर्व, इसे बोलते हैं हिस्टेरिसिस कर्व। दो नाम से हम इसे जानते हैं, BH कर्व को हिस्टेरिसिस कर्व और मैग्नेटिक कर्व के नाम से जानते हैं। इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर इसके बाद से आपको पढ़ना है मैग्नेटिक सैचुरेशंस क्या होता है। उसके बाद से हिस्टेरिसिस लूप इंक्लूडिंग कोएर्सिव फोर्स एंड रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। क्या पढ़ना है आपको, हिस्टेरिसिस लूप इंक्लूडिंग आपको कोएर्सिव फोर्स
के साथ साथ आपको रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के साथ साथ आपको जो है हिस्टैरिसीस लूप आपको पढ़ने होंगे। फिर इसके बाद से आपको पढ़ना है लॉसेज। किसके लॉसेज आपको पढ़ना है? कॉन्सेप्ट ऑफ एडी करंट लॉसेज क्या होता है, और दूसरा आपको हिस्टैरिसीस लॉसेज क्या होता है, और किस डिवाइसेज में आपको किस इक्विपमेंट में आपको देखने को मिलते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। दूसरा आपका क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, और मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। क्लियर? छठे चैप्टर की दूसरा टॉपिक क्या है आपका? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में आपको पढ़ना है एलॉयड स्टील विथ सिलिकॉन्स। क्या पढ़ना है? एलॉयड स्टील्स विथ सिलिकॉन, यानी कि सिलिकॉन के साथ में जो आपके मिश्रित स्टील्स हैं ये आपको पढ़ना होगा। जैसे कि इसमें क्या पढ़ना है? हाई सिलिकॉन्स, एलॉय स्टील फॉर ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर के लिए एलॉय स्टील। उसके बाद से लो सिलिकॉन एलॉय स्टील फॉर इलेक्ट्रिक रोटेटिंग मशीन्स, यानी कि इलेक्ट्रिक रोटेटिंग मशीन्स के लिए लो सिलिकॉन जो है एलॉय स्टील जो है क्या क्या होते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। फिर इसके बाद से जो आपका सेकंड टॉपिक का जो आपका दूसरा सब टॉपिक है वो है आपका कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील्स फॉर ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर के लिए कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील्स क्या होते हैं, इसका किस प्रकार से यूजेज होता है, यहाँ पे आपको वो चीजें पढ़नी है। फिर उसके बाद से आपको पढ़नी है नॉन ओरिएंटेड स्टील फॉर रोटेटिंग मशीन्स, यानी किसी भी रोटेटिंग मशीन के लिए नॉन ओरिएंटेड स्टील्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। ये आपका छठा चैप्टर था। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। फिर इसके बाद से इसी में आपको कुछ टॉपिक्स और पढ़ने हैं। क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं? निकिल आयरन एलॉय आपको पढ़ना है, सॉफ्ट फेराइट्स आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद से आपको पढ़ना है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होंगे? जैसे कि टंगस्टन स्टील हो गया, क्रोम स्टील हो गया, आपको हार्ड फेराइट हो गया एंड कोबाल्ट स्टील हो गया। और इन सभी मटेरियल का क्या पढ़ने होंगे? एप्लीकेशंस पढ़ने होंगे, यानी कि इनके उपयोग के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। क्लियर है क्या? चलिए अब बात करते हैं सातवां चैप्टर। सातवां चैप्टर आपको क्या पढ़ना होगा? सातवें चैप्टर में आपको पढ़ना है थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या होता है भाई? थर्मोकपल की वर्किंग क्या है, थर्मोकपल के क्या कह सकते हैं स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, यहाँ पे ये पढ़ेंगे। उसके बाद से आपको पढ़ना है बाईमेटल के बारे में, बाईमेटल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद से आपको पढ़ना है लेड सोल्डरिंग। लेड सोल्डरिंग क्या होता है, एंड फ्यूजेज मटेरियल्स क्या कौन कौन से होते हैं। फ्यूज मटेरियल यानी कि जो आपके फ्यूज होते हैं, फ्यूज जो बने होते हैं किस मटेरियल्स के बने होते हैं, उनकी गलनांक कितनी होती है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ना है। और इन सभी मटेरियल्स के आपको क्या पढ़ने हैं? एप्लीकेशंस के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि उनके अनुप्रयोग आपको पढ़ने हैं। फिर इसके बाद से जो आपको टॉपिक दिया गया है वो उसमें आपको पढ़ना है थर्मिस्टर के बारे में और सेंसिस्टर एक प्रकार से, यानी कि सेंसर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सेंसर की बात हो रही है। सेंसर के बारे में आपको पढ़ना है, सेंसर वाले मटेरियल के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। वेरिस्टर की बात किया जा रहा है और इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी कि उनके जो है व्यवहारिक उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन से एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़नी होंगी। फिर इसके बाद से आपका इस सब्जेक्ट का जो आपका लास्ट चैप्टर आता है वो है मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन, यानी कि इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए मटेरियल्स कौन कौन से। इंट्रोडक्शन टू वेरियस इंजीनियरिंग मटेरियल्स नेसेसरी फॉर फैब्रिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स। फैब्रिकेशन मतलब होता है यहाँ पे निर्माण, यानी कि इलेक्ट्रिकल मशीन के निर्माण के लिए आवश्यक इंजीनियरिंग मटेरियल के प्रकार के बारे में, यानी कि विभिन्न प्रकार के आवश्यक इंजीनियरिंग मटेरियल के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। जैसे कि कौन कौन से आपके मटेरियल्स हैं, जैसे कि कौन कौन से आपके इलेक्ट्रिकल मशीन्स के लिए हो सकता है, जैसे कि मोटर्स के लिए आपको पढ़ने होंगे। आपको कौन कौन से, जैसे कि मान लो मोटर का निर्माण किया जा रहा है, मोटर बनाया जा रहा है, उस मोटर को बनाने के लिए कौन कौन से वेरियस टाइप के इंजीनियरिंग मटेरियल लगेंगे, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। जनरेटर अगर बनाया जा रहा है, जनरेटर का निर्माण किया जा रहा है, तो जनरेटर के निर्माण में कौन कौन से वेरियस टाइप के इंजीनियरिंग मटेरियल आपके यूज किए जाएंगे। या फिर ट्रांसफार्मर का निर्माण हो रहा है, ट्रांसफार्मर बनाया जा रहा है, तो उसमें कौन कौन से आपके जो है वेरियस टाइप के मटेरियल्स का यूज किए जाएंगे। ये सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं और उस चैप्टर में आपको कौन कौन से डिटेल्स टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ना है। अगर सिलेबस आपको समझ में आया हो, वीडियो हमारी पसंद आ रही हो, तो वीडियो को हमारे लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, या फिर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जो है तुरंत के तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।